बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, आज से हम अपना बिज़नेस लॉ की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। कैफ 3 बिज़नेस लॉ। मेरा नाम जाहिद कवी है जी, और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, FCA हूँ। मैं अपनी ऑडिट फर्म भी रन कर रहा हूँ, और साथ में राइज़ के साथ ज़ाहिर है मेरा टीचिंग का एक लिंक है। और राइस के साथ मिलकर जो एक और बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम हमने किया, वो हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। राइस की जो ऑनलाइन क्लासेस थी, इसकी इब्तदा कोविड के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि हमने कोविड से पहले कोई 7-8 माह पहले हम ऑनलाइन के ऊपर अपना रूटीन एक स्ट्रेटजिक मूव के तहत हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे। बिकॉज एक नज़र आ रहा था कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है और लोग स्विच हो रहे हैं, हमारी सोच स्विच हो रही है। आपको पता है, जहाँ भी IT पर्टिकुलरली जिस भी शोबे में आती है, उस शोबे के नॉर्म्स को थोड़ा सा ये फिर चेंज करती है। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने लीड किया, मैंने ही इसका आगाज़ किया। आप ऐसे कह सकते हैं कि राइस की ऑनलाइन क्लासेस का जो सारा आइडिया था और जो सारा ये काम था, वो मुझ नाचीज़ ने किया। बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली आई हैव अ वेरी क्लियर माइंड। मेरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं, कैसे होनी चाहिए, और इससे क्या बेनिफिट्स बच्चे उठा सकते हैं। तो इसकी जो टेक्निकल साइड है, इसकी जो IT की साइड है, वो इंशाल्लाह जैसे आप मेरे साथ लेक्चर्स में आके चलेंगे तो आप देखेंगे कि मैं उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा हूँगा। बल्कि हम इन ऑनलाइन क्लासेस को आप देखेंगे कि ये हमारी फिज़िकल क्लासेस से ज़्यादा इफेक्टिव होंगी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। आपके टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, आपके हम MCQs कैसे लेकर चलेंगे, और इवन आपके जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम IT बेस कैसे लेकर चलेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे आपकी उन चीज़ों की। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला यू विल रियली एंजॉय दिस क्लास। जहाँ तक हम जिक्र करें कि कैफ 3, आपको पता है कि जैसे ही कैफ 3 का नाम आता है तो एक चैलेंजिंग पेपर है। बच्चों के जहन में एक बात आती है कि अच्छा, लॉ बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, लॉ को पढ़ना मुश्किल है। तो वो क्या मेजर चैलेंजेस दरपेश हैं लॉ के पेपर में, तो मैं तीन बच्चों के तीन वो क्या कह लें बहाने या 3 रीजंस नज़र आती हैं। सबसे बच्चे पहले कहते हैं कि सर हमारा तो लॉ में कोई इतना इंटरेस्ट कोई नहीं है, कोई लीगल इंटरेस्ट इतना ही होता तो हम LLB कर लेते, फिर हम CA करने क्यों आए हैं? हम तो CA इसलिए करने आए थे कि अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ में हमारा दिल नहीं लगता। अच्छा जी, दूसरा एक्सक्यूज, वो कहते हैं जी लॉ की जो लैंग्वेज है ना, जो लीगल लैंग्वेज है, ये कोई बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है और ये समझ नहीं आती, इस वजह से हमें लॉ अच्छा नहीं लगता। और तीसरी है, वो कहते हैं लॉ को याद रखना, इसकी रिटेंशन, रटा लगाना, ये एक मुश्किल काम है। अच्छा जी, चलिए ओके, ठीक है, ये आर्गूमेंट है ना, ये एक स्टूडेंट का आर्गूमेंट है, हो सकता है वैलिड हो सकता है वैलिड ना हो। लेकिन इन आर्गूमेंट के अगेंस्ट हमारी इस क्लास का क्या आर्गूमेंट है, हम इस क्लास को कैसे लेकर चल रहे हैं, या हम आपके इन 3 चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे इनको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले जी, लीगल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम आपको टीचिंग कर रहे होंगे थ्रू स्टोरी टेलिंग। आज के इस लेक्चर में बल्कि आगे थोड़ा सा जिक्र भी हम करेंगे। हमारा मानना ये है, बल्कि हमारा नहीं, बल्कि बहुत सारे लॉ लेजिस्लेटर, लॉ बनाने वाले, लॉ की हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाले, उन सब का मानना ये है कि लॉ एक कलेक्टिव विजडम है, इंसानियत की एक कलेक्टिव विजडम का नाम लॉ है। और आप देखिएगा, आप कैफ 3 में जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, इसका 80% जब मैं आपसे क्लास में पूछूंगा तो आपने पहले तो लॉ नहीं पढ़ा होगा, आपको पहले से आता होगा, यानी आपकी कॉमन सेंस वही कह रही होगी जो लॉ कह रहा होगा। हम इस सब्जेक्ट को कह रहे हैं मुश्किल है। फिर हम ये सारा लॉ ना स्टोरी टेलिंग के थ्रू चलाएंगे। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके दरमियान में एक स्टोरी क्रिएट हुई है, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जी, अच्छा ये सिनेरियो हुआ, बताइए अब क्या करना पड़ेगा। तो जैसे हमें फिल्म की स्टोरी, बाकी चीजें रिटेन करना आसान होता है, इससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला। फिर हम इसको रियल लाइफ के साथ को रिलेट करके पढ़ रहे होंगे।
यानी ये कोई ऐसा हम लॉ नहीं पढ़ रहे जिसका आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं है। इसका 50% तो वो है कि जो आप कहते हैं कि हर वक्त आपको ये लगेगा कि अच्छा यार ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। आपको लॉ के कई सेक्शंस पढ़कर आप कहेंगे कि काश ये बात सर आप मुझे पहले बता देते। मैं उस वक्त याद भी करवाऊंगा कि ये वो सेक्शन था जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में ओरिएंटेशन सेशन में आपसे इस पे बात कर रहा था। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। इन 3 बातों की मदद से इंशाल्लाह हम आपका 100% लॉ में इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। टेक माय वर्ड्स, लॉ आज के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने जा रहा है। मैं दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहरहाल आपको एक मोटिवेट करने के लिए, एक एनर्जी पॉजिटिव देने के लिए आपको बता रहा हूँ, लॉ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर 2, लीगल लैंग्वेज का चैलेंज है। आपको पता है वो बच्चे जिनकी इंग्लिश जरा राइटिंग स्किल्स वीक हैं, वो इस वीक राइटिंग स्किल्स के साथ ही उन्होंने मैट्रिक भी पास किया, एफएससी भी पास की, इवन सीए का आप एएफसी लेवल पे जो इंग्लिश का पेपर था वो भी आप पास करके आए ना। इसी तरह हम ये नहीं कह रहे आपकी लैंग्वेज बिल्कुल 100% ठीक होने जा रही है, नहीं होने जा रही। उसी लेवल पर रहते हुए हम लॉ पास कर देंगे, हम ये कहने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपने देखा ना वहां इंग्लिश का पेपर था तो आपने वो मॉडर्न विकेबलरीज के कुछ अल्फाज को याद कर लिया था। यार अगर लॉ में मैंने खुद से ही वो किए हुए हैं, मैं इनको मैजिकल वर्ड्स आमतौर पे कहता हूँ, 25 to 30 वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखा दूंगा तो आपकी लॉ की ड्राफ्टिंग एकदम से निखर जाएगी, बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बस 20 से 25 इंग्लिश के नए अल्फाज हमने सीखने, तो आप तो 350 सीख के आए हो, मैं तो उसका 10%, ठीक है ना, लेस देन 10% कह रहा हूं आपसे। तो ये कोई लैंग्वेज आपको तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। रिटेंशन, किसी चीज को याद रखना। आज आपको पता है 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्किंग पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग पर बिलीव करते हैं। मसलन आपने सीए में भी चले, एएफसी के अंदर आपने आईटी का पेपर पढ़ा, एक्सेल के अंदर 1000 सेल हैं, वहां हमने स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, रैंडमली ऐड हुए हैं, हमें एक स्टूडेंट कामरान को लोकेट करना है, ढूंढना है। हार्ड वर्किंग कहती है भाई 1000 सेल हैं, एक एक करके देखता हूं, अभी ढूंढ लेता हूं, तो पता चला वो अभी नहीं, वो तो 1 घंटा लग जाएगा ढूंढने। स्मार्ट वर्किंग कहती है कि सर्च की ऑप्शन में चला जाता हूं, कंट्रोल F करता हूं, 1 सेकंड में 1 क्लिक से मिल जाएगा मुझे ये काम। लेकिन स्मार्ट वर्किंग के लिए जरूरी था कि आप जानते हो कि एक्सेल कैसे काम करती है, फिर आप स्मार्ट वर्किंग लगा सकते। सिमिलरली आपने अपने ब्रेन से काम लेना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 80% लोगों का ख्याल है आप हार्ड वर्क करें, वो कहते हैं सीए में आए, वो कहते हैं जी हार्ड वर्किंग करें। यस, हार्ड वर्किंग करें, बट इट रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्किंग एज वेल। हमारी ये सारी फिलॉसफी स्मार्ट वर्किंग के ऊपर बिलीव करती है, बेस करती है। जैसे एक्सेल को जानकर हम एक्सेल में स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रेन को जानकर, दिमाग को जानकर, माइंड को जानकर हम वहां स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। तो आज एक दुनिया में बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है माइंड साइंसेस। माइंड साइंसेस की टेक्निक्स ने हमें सिखाया है कि रिटेंशन कैसे होती है, याद कैसे किया जाता है। अर्ली हम तो यही सुना होता है सुबह सुबह उठ के याद कर लें जी, बादाम खा लें जी, मेहनत करें जी, नहीं, हम सारी टेक्निक्स यूज करेंगे इंशाल्लाह माइंड साइंसेस की, और आपको सिखाएंगे कि आपने चीज़ों को रिटेन कैसे करना। बल्कि 60 to 70% चीज़ों की रिटेंशन हम आपको क्लास में, लेक्चर्स में करके देंगे। आपने चलना कैसे है, 1 घंटे का लेक्चर है हमारा, जो कि आमतौर पे स्टूडेंट वीडियो को ज़रा थोड़ा फास्ट उसमें ले जाते हैं, तो 40 मिनट में, 35 मिनट में बच्चे लेक्चर ले लेते हैं। 1 घंटा, 1.25 घंटा आपने रोज़ाना मुझे देना है, लॉ को देना है, घर पे याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो मैंने पढ़ाया है। 60 मिनट्स, 1 घंटा आपने डेली बेसिस पर मुझे देना है लॉ को पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अल्लाह ने चाहा ये 3 इश्यूज हम आपके रिजॉल्व कर देंगे, इस क्लास के अंदर ही रिजॉल्व कर देंगे। 1 आवर आप मुझे दे रहे होंगे, और हम इन दोनों की मदद से आपका लॉ का जो खौफ है ना आपके ध्यान में, ओ ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा,
ये आपका रिमूव कर देंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, पेपर पैटर्न क्या है? कैफ 3 का पेपर, क्योंकि आप AFC से आए हैं, कैफ 3 का पेपर पैटर्न है जी हमारे पास 30%, यानी 100 मार्क्स का, क्योंकि पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स के तो स्ट्रेट MCQs आएंगे, 40 to 50 मार्क्स का इसे हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी आमतौर पे बच्चे बोलते हैं, केस स्टडी आ रही है। अच्छा जी, और ये वो रटा है स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां आपने याद करके रिप्रोड्यूस करना है। ओके, ये 3 हिस्से हैं। अच्छा, आमतौर पर जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप टीचर ऐसे पढ़ा रहे होते हैं कि लाइक पूरा एक चैप्टर खत्म होगा, फिर हम उस चैप्टर के MCQs करेंगे। नहीं, आपके सिलेबस के अंदर ना लाइक हमारे पास तकरीबन 16 चैप्टर हैं टोटल। अगर मैं ICAP की किताब की बात करूं, वैसे मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा जहां से आप याद कर रहे होंगे चीजें। तो 16 चैप्टर्स हैं ना, तो 16 चैप्टर में हम कोई, मैं रफ एक बात करूं, हम कोई तकरीबन 50 बातें सीख रहे होंगे, उसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम। क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम। कोई 50 लर्निंग आउटकम होंगे। तो आप देखिएगा किताब में ऐसे लिखा हुआ है, ये लर्निंग आउटकम 1 2 3, हर चैप्टर के 3-4 लर्निंग आउटकम होते हैं। हम एक लर्निंग आउटकम को पकड़ेंगे, जब एक लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गया तो उसके ऊपर ये पोर्शन भी करेंगे, उसका ये पोर्शन भी करेंगे, ये पोर्शन भी करेंगे। यानी हर लर्निंग आउटकम के अगेंस्ट ये 3 काम कर रहे होंगे जहां क्रिएट हो सकता होगा। कुछ लर्निंग आउटकम होंगे ना जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता होगा, तो ऑब्वियसली वहां तो नहीं कर रहे होंगे। हर लर्निंग आउटकम में से इस 25 से 30% में क्या पूछा जा सकता है, इस पे बात होगी। इस 45 to 50% पे क्या है, इस पे बात होगी, इस पे बात होगी। और यहां हम टेक्नोलॉजी का यूज भी करेंगे, ठीक है ना। हम इसके टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी लेंगे, आपको सारा ये काम करना सिखाएंगे, बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई होगी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। हम दायरे या दोबारा क्लास में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, सिलेबस बटा हुआ कैसे है? सिलेबस में 2 मेन चीजें हैं। 50% उसको हम कहते हैं कंपनी लॉ। अगर मैं ICAP की किताब से रेफरेंस के पर्पज के लिए, तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, ये 6 चैप्टर में से 50%, एग्जैक्ट 50% पेपर यहां से आता है। यानी जो MCQs है ना 30% के, उसमें से भी 15 नंबर के MCQs कंपनी लॉ से आते हैं, 15 नंबर के M लॉ से आते हैं, 15 मार्क्स इधर चले जाते हैं। तो बजाहिर, अच्छा यहां अगर आप देखें, आप चैप्टर 1 से चैप्टर 10, ये 10 चैप्टर में से 50% आएगा, ये 6 में से आएगा। तो बजाहिर खुद भी नजर आ रहा है ना कि ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आमतौर पर 70-80% टीचर यहीं से शुरू करते हैं पढ़ाना। हम भी यहीं से शुरू करेंगे, कंपनी लॉ से आगाज करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर कंपनी लॉ में वही 3 चीजों में इसको डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। इसके MCQs हर लर्निंग आउटकम के, हर लर्निंग आउटकम के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, हर लर्निंग आउटकम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर इसी तरह यहां आएंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर होगा। आप जब भी घर पे बैठे होंगे, आप कहते हो कि सर मेरा ना लर्निंग आउटकम 1 और 2 तैयार हो गया है, तो यस, आप अपने आप को गेज कीजिए, चेक कीजिए, इन तीनों एरिया के अंदर आपके पास सारा मटेरियल आपका ऐसे ही डिजाइंड होएगा। ये थोड़ा डिफरेंट फीचर है हमारा। हर लर्निंग आउटकम के MCQs आपके पास अलग हैं, हर उसके अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होंगी, और हम उसको जाहिर है ऑनलाइन होने की वजह से उसका बेनिफिट भी एक्सटेंसिव उठाएंगे। जब आप मेरे पास फिजिकल क्लासेस में आएंगे, ऑब्वियसली वहां भी हम इसी तरह ही चल रहे होंगे। अच्छा, बच्चे डर क्यों रहे हैं, बच्चों को खौफ क्यों आ रहा है, ये इतना खौफ फैला हुआ क्यों है? तो उसकी रीजन है, अगर आप पिछले पास्ट पेपर के रिजल्ट्स देखें, मैंने 2017 से लिखे हुए हैं आपके पास, तो 20% पास रेट, 80% बच्चे फेल हो गए, 18%, इवन 14%, एज लो एज 14%। समझ आ रही बात? यस।
लेकिन ये वो अटेम्प्ट हैं जहां MCQs आने शुरू हुए तो अब रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव हुआ, 35% पे चला गया। इसका ये मतलब नहीं है, ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये ओवरऑल एवरेज पाकिस्तान का एवरेज ICAP अनाउंस करता है पेपर का रिजल्ट, ये बता रहा है। यहां से हमने एनालिसिस करना है, अच्छा ये बच्चे क्यों फेल हो रहे थे, ICAP ये भी बताता है। हमारा एक बड़ा डिफरेंट फीचर ये भी है, हम हर पास पेपर के क्वेश्चन को करने के वक्त आपको पहले वो सॉल्व करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं अच्छा यार इसमें कॉमन मिस्टेक्स बच्चों ने क्या की थी, तो देखें कहीं आप भी तो नहीं कर रहे, या आइंदा इस तरह का क्वेश्चन आना है तो आपने किन चीज़ों से बचना है। एग्जामिनर बता रहा है कि भाई इन वजूहात से लोग फेल हुए थे और ये अच्छी बातें थी जिससे पास हुए थे, तो हम हर सवाल को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से लेकर चलते हैं। तो ये असल में एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक स्टाइल से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आप उसके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता इस तरह, कोई दावा नहीं कर रहा, जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक खौफ है बच्चों के अंदर, तो उस खौफ को निकालने के लिए बात कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे पैटर्न पे चल रहे होंगे तो अल्लाह ने चाहा पहली अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे। पहली अटेम्प्ट में जाहिद कवि की क्लास में बैठ के पास होने की शर्त क्या है, आपने 1 घंटा घड़ी का टाइम देखकर 1 घंटा मुझे रोजाना देना है लेक्चर के अलावा। अल्लाह ने चाहा आप पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बिकॉज हम बहुत सारी स्मार्ट वर्किंग भी कर रहे होंगे, हम बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर यूज कर रहे होंगे आपको आगे लेकर चलने के लिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि लॉ है क्या। आज के इस सेशन का मकसद एक छोटी सी ओरिएंटेशन है और थोड़ा सा आपके अंदर एक लॉ का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ताकि आप लॉ को समझ के आगे चल सके, ठीक है ना। कल से बाकायदा हम सिलेबस का आगाज करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लॉ है क्या? लॉ ना हर आदमी अपने अपने एंगल से इसको देखता है। मसलन एक सिटीजन है, वो कैसे देखता है, एक वकील है, उस जब लॉ का लफ्ज यूज करते हैं, एक वकील को लॉ से क्या मुराद समझ आती है, एक लेजिस्लेटर को लॉ कैसे नजर आता है। लेजिस्लेटर हम उन लोगों को कहते हैं जो लॉ बनाते हैं, ये आमतौर पर आपकी पार्लियामेंट होती है, नेशनल असेंबली, सेनेट, ये लोग, और स्टूडेंट आप, क्योंकि आप अहम है ना। सिटीजन, एक शहरी को लॉ कैसे नजर आता है, एक शहरी को लगता है कि यार ये वो रूल्स हैं जिसे मैंने ओबे करना है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो गवर्नमेंट कोई रूल्स बना रही है, आप डाइन इन कर सकते हैं, डाइन इन नहीं कर सकते, आप कॉलेज में आके फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकते, तो ये वो रूल्स है ना जिन्हें हमें ओबे करना है। इस वक्त आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं और मैं आपको आपकी टैब में से या लैपटॉप में से डिजिटली आपके पास खड़ा हुआ हूं, हम इसी को ओबे करने की वजह से ऐसे खड़े हैं। वरना आप मेरे पास होते और मैं और आप बराह रास्त लाइव गुफ्तगू कर रहे होते। तो लॉ हम शहरी के लिए ऐसे ही है कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हमें ओबे करना है। लॉयर कहता है हाँ ये तो मेरा प्रोफेशन है जनाब, ये तो मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है। यस, ठीक है। कोई एक और नया लॉ बने तो वकील के लिए एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग, क्योंकि वो लॉ बनेगा, लोग उसमें परेशान होंगे, उसके बाद उसका तो प्रोफेशन है। लेजिस्लेटर कहता है हाँ ये वो चीज़ है जो मैंने क्रिएट की है, क्योंकि वो इसका क्रिएटर है, आमतौर पर अपने आप को समझता है। वैसे तो हर चीज़ का क्रिएटर अल्टीमेटली तो अल्लाह ही की ज़ात है। आप क्या कहते हैं ज़रा सोचिए। आप कहते हैं हाँ ये वही बोरिंग और टफ और हार्डेस्ट सब्जेक्ट है जिसको पास करना बड़ा मुश्किल है। हम कह रहे हैं नहीं, ये तो लफ्ज़ काट दीजिए, बोरिंग। यकीन जाने आज के बाद लॉ बोरिंग नहीं होगा आपके लिए, हार्डेस्ट ये नहीं होगा, सिर्फ पास होना है आपने इंशाअल्लाह। ये मेरा चैलेंज है। कोई एक लेक्चर में आप ये नहीं कह सकेंगे कि सर आज का लेक्चर बड़ा बोरिंग है, मुझे तो लॉ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या। हर लेक्चर में मैं अपनी इस थ्योरी को साबित कर रहूँगा कि 80% जो मैं उस दिन पढ़ाने आया हूँ वो आपको पहले से आता है, सिर्फ हमने उसको पॉलिश करना है। एक बड़ी पॉजिटिव बात है। क्यों ऐसा है, मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम कभी हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं ना, क्योंकि हमने थोड़ी सी 5 मिनट एक हिस्टोरिकल डिस्कशन करनी, हम हर चीज़ को असल में बेस से पकड़ लेते हैं। हो क्या रहा है, हमारा निज़ाम तालीम ने हमें चीज़ें ना उसकी रूट से समझाना शुरू नहीं की, बल्कि रटे लगवाने शुरू कर दिए। और हमें ये हर टीचर आके कहता था मेहनत करें,
ओ भाई अल्लाह के बंदो, मेहनत तो खुद ही कर लोगे। फेसबुक यूज करना आपको किसने सिखाई है? व्हाट्सएप यूज करना किसने सिखाया है? यूट्यूब आपको किसने सिखाई थी? कब आपने मेहनत की थी यूट्यूब सीखने के लिए, फेसबुक सीखने के लिए, व्हाट्सएप सीखने के लिए? नहीं की थी। आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, आप खुद ही सीख गए। एक इंस्ट्रक्टर का बेसिक रोल ये है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। जो बच्चे कहते हैं ना मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, उनको टीचर मैथमेटिक्स का ऐसा मिला जिंदगी में जिसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। जिनको बायो अच्छी लगती है उनको टीचर वो मिला था जिसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है उनको टीचर वो मिला था कि उसने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। जिनको मैथ बुरा लगता है अनफॉर्चुनेटली उनको इंस्ट्रक्टर ऐसे मिले कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ बुरा लगता है। व्हाट्सएप किसी को बुरा नहीं लगता बिकॉज इसने हर इंसान का इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें चीजों को बेस से समझने की जरूरत होती है ताकि हमें चीजें समझ आए। मतलब हिस्ट्री की हम कोई बात करते हैं तो जैसे आपने क्यूएम के अंदर टाइमलाइन आप ड्रॉ करते थे और उस पर कहीं जीरो लगाते थे ताकि डिफाइन करें हम कहाँ खड़े हैं, यहां से आगे कैसे चलना है। ऐसे ही जब हम तारीख का मुताला करना चाहते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें हिस्टोरिकली किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये जीरो है। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को जीरो बना दिया। ये हिस्ट्री का जीरो है जनाब। एक तो टाइमलाइन का जीरो आप पढ़कर आए थे। अब अगर हम हिस्ट्री में इधर चलें तो हम कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 साल पहले, इधर चलें तो हम कहते हैं 1 साल बाद। इसको बीसी बोलते हैं आप, इसको एडी बोलते हैं हम। जैसे आज हम कहां खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं। लेट्स, इसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2021 साल गुजर चुके हैं। बात समझ आ रही है कि इसी तरह आपने बाद लफ्ज पढ़ा ना, मतलब मैं यहां से कहता हूं 1000 साल पीछे, तो मैं लिखूंगा ये 1000 साल कबल अज मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 साल पहले। हिस्ट्री को हम वहां से रेफरेंस पॉइंट बनाकर आमतौर पर पढ़ते हैं। लेकिन फिर जब मुसलमान आए तो मुसलमानों को लगा कि यार नहीं, हम अपनी हिस्ट्री को भी कहीं से आगाज करें। तो मुस्लिम्स का एक ये हमेशा से रहा कि वो क्या करते हैं, वो खुद को अपनी शनाख्त पैदा करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खुद पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक राय हो सकती है ना कि यार ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कर दें। तो यहाँ मुसलमानों के जो जीन्स थे ना, कहते थे हम फॉलो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में से हिजरत का वाक़या एक बड़ा अहम वाक़या था हमारी तारीख का। उस वक़्त अगर हम देखें तो 622 ईस्वी चल रही थी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये इवेंट कब हुआ, 622 साल बाद हुआ। मुसलमानों ने कहा जी हम इसको जीरो बना देते हैं, और यहां से हम मुस्लिम्स का वो हिजरी साल शुरू हो गए जो 1400 समथिंग आपके चल रहे। अब यहां से ये हिजरत के बाद और ये हिजरत से पहले कबल हिजरी, ठीक है। ऐसे असल में तारीख हम पढ़ते हैं। अब अगर कभी तारीख का ये नाम आएगा तो फौरन आपको समझ आएगी अच्छा ये बात हुई। अच्छा जी चलिए हम आते हैं जी लॉ। ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में 2 राय हैं लोगों की। एक नेचुरल लॉ थ्योरी हम इसको कहते हैं। ये क्या है, ये कहते हैं यार लॉ का आगाज उसी दिन हो गया था जब कायनात में 2 इंसान आ गए थे। क्योंकि जब तक इंसान एक है ना कायनात में, लॉ की जरूरत नहीं है। जब तक कोई शख्स एक है उसे किसी कानून की जरूरत नहीं। जैसे ही 2 लोग हो गए अब कोई जाब्ता, कोई कानून, कोई होना चाहिए ना जहां से ही आपस में इंटरेक्शन में आएंगे। ओके, इसका मतलब है अगर कायनात में सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम होते तो किसी लॉ की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही दूसरा इंसान इस दुनिया में आ गया तो अब लॉ की जरूरत पड़ गई, ठीक है। और दूसरा पॉजिटिव लॉ थ्योरी ये कहती है कि नहीं, लॉ का आगाज जैसे जैसे सिविलाइजेशंस और ये हुई, यहां से आगाज हुआ
ठीक है, दोनों थेरीज तकरीबन एक से सी बात ही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें, ये तो अगर हिस्ट्री के औराक को पलटें तो हमें लॉ पहली दफ़ा कहाँ नज़र आता है। तो असल में अगर हम हिस्ट्री को देखें ना एक ख़ास एंगल से ज़रा देखिए, तो हमें 3-4 चीज़ें, मसलन स्टोरी ऑफ राइटिंग या स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी या स्टोरी ऑफ लॉ या स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन और बहुत सारे काम, ये मैंने 3-4 लिखे हैं ताकि बोरिंग ना हो जाए आपके लिए। इन सब चीज़ों का आगाज़ अगर हम पुरानी तहजीब में ढूंढें तो आपके जहन में आता है शायद इजिप्ट, क्योंकि हमारे जहन में एक पुरानी तहजीब इजिप्ट आती है। नहीं, इजिप्ट से नहीं हुआ। हो सकता है आपके जहन में ग्रीक आ रहा हो, ग्रीक से भी नहीं हुआ। हो सकता है आपके जहन में रोम आ रहा हो, क्योंकि ये 3 पुरानी तहजीब है ना जो ज़्यादा फेमस पुरानी तहजीबें हैं, यहाँ से नहीं हुआ। बल्कि कहाँ से हुआ? राइटिंग का आगाज़, लिखने के फ़न का आगाज़ या लॉ का आगाज़ या सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये मेसोपोटामिया जगह का नाम था, पुराना इसका नाम, जब आज ये बेसिकली इराक और सीरिया के जो इलाके हैं ना, यहाँ से इन सब चीज़ों का आगाज़ हुआ है। यानी राइटिंग का आगाज़ इराक और सीरिया के इलाकों से हुआ, लॉ का आगाज़ यहाँ से हुआ, तहजीब का आगाज़ यहाँ से हुआ, और बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स, बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ यहाँ से हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हिस्टोरियन तो ढूंढ रहा है ना कहीं पुराने से पुराना लॉ मिले। देखें उस वक्त क्या था, तो पता चला 2000 कबल अज मसीह। ये बात समझाने के लिए मैंने वो लाइन ड्रॉ की। 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले, यानी तकरीबन आज से 4021 साल पहले की बात हो रही है। तो इसी मेसोपोटामिया के अंदर एक उनके किंग थे, रूलर थे, उर नामू। इन्होंने पहला फर्स्ट लॉ कोड जो हमें हिस्ट्री में कहीं मिलता है वो यहां से मिलता है, तकरीबन 4000 साल पहले। अच्छा जी, फिर वहीं पर और बात जाहिर है, लॉ फिर आगे चलना शुरू हुआ। फिर 1760 कबल अज मसीह में एक और उनके किंग आए, हमूरबी। इनको असल में यहां से हमें सही जो पक्का लॉ का कहीं आसार नजर आते हैं ना, यहां से हमूरबी से नजर आते हैं। किंग हमूरबी ने तो वो काम किया कि आप हैरान हो जाएं, आपकी अकल दंग रह जाए अगर आज आप उसको सुने और पढ़े। यानी आज से कोई तकरीबन, ये कितनी बात हो रही है, 3700 साल पहले की, तकरीबन रफली 4000 साल ही बोल देते हैं चलो। आज से 4000 साल पहले किंग हमूरबी ने 282 कोड्स बनाए, रूल्स बनाए। और ये एक बड़े पत्थर, ये मैं पिक्चर में आपको दिखा भी रहा हूं, ये एक बड़े पत्थर, ये उस टाइम की राइटिंग है, ये इस पत्थर के ऊपर ऐसे एनग्रेव हुए हैं। और ये एक पत्थर जिसकी शक्ल एक उंगली की शक्ल है, यहां किंग, और एक ये पिक्चर भी नजर आपको आ रही है। ये जनाब, ये वो पत्थर है जो 1901 में डिस्कवर हुआ, और इसके ऊपर 282 कवानीन लिखे हुए हैं। इंसानियत के पहले रिटन कवानीन का प्रूफ हमारे पास यहां से मिलता है, हमूरबी इस्लाम। आपकी हैरत गुम हो जाए। हम कहते हैं ना आज हम जी तरक्की कर गए जी, आज हम ओ माय गॉड, आज से 4000 साल पहले, वो जो मैंने एक लफ्ज शुरू में यूज किया था कि लॉ इंसानियत की कलेक्टिव विजडम है, कि सबका कॉमन शऊर और विजडम है जिससे लॉ बना है। आप सोचिए, देखिए अब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि यार अच्छा उस वक्त 4000 साल पहले क्या कानून बने होंगे। अच्छा, हमें तो लगता है ना यार उस वक्त कौन से कानून होंगे। ओ नहीं, जहां आज हम खड़े हैं बहुत सारे कवानीन में, मोर और लेस ऐसे ही कवानीन इन 282 कवानीन में लिखे। मेरे पास ये है अवेलेबल, अगर आपको पढ़ने होंगे तो मुझसे लीजिएगा, मैं PDF ऐसे जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट। इन्होंने पहली दफा आके क्योंकि कानून लिख दिया, इन्होंने स्टैंडर्डाइज जस्टिस सिस्टम, ये रूल्स बने हुए थे। क्या थे जी? रूल्स बने हुए, ये होगा तो ये होगा, ये होगा। आपकी अकल दंग रह जाए कि उस वक्त मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट इन 282 उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई बिल्डर घर बना रहा है और घर गिर जाएगा तो क्या होगा, ये बात इन 282 कवानीन में लिखी हुई है।
किसी मजदूर की कम से कम तनख्वाह क्या होगी, ये इन 282 कवानीन में लिखे हुए हैं। आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि सर 4000 साल पहले इंसानियत का शऊर यहां खड़ा था लॉ के एतबार से। आप हैरान हो जाएंगे। तो एक्चुअली ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसे हमें पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना ना, हम क्या करने जा रहे हैं। तो लॉ कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इंसान जब इस दुनिया में आया वहां से लॉ का आगाज हो गया। हम इससे कैसे इरिटेट हो सकते हैं, ये कैसे हम कहें कि ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो बड़ी मजे की बात है जनाब, अगर आप इसे हिस्ट्री में जाकर पढ़ें देखें। फिर हम डर रहे हैं किसी एक छोटी सी बात से सिर्फ और सिर्फ कि हमें पढ़ना नहीं आएगा। मैंने अभी आपसे कहा 10 से 20 अल्फाज होंगे जो मैं आपको सिखा दूंगा, 25-30 मैक्सिमम। आप इस काबिल हो जाएंगे, लॉ आप खुद पढ़ रहे होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ में नोट्स साथ साथ मिलते रहेंगे, वहाँ से आपने याद करना है। प्रैक्टिस मटेरियल एमसीक्यूज की शक्ल में, केस स्टडीज़ की शक्ल में, सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। हाँ, अब इसके बावजूद भी अगर किसी भी और कोई किताब यूज़ कर, वैसे तो जब जाहिर है आप मेरे से लॉ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने मुझे ज़्यादातर फॉलो करना है, लेकिन लॉ में सबसे बेहतरीन सोर्स आईकैप की अपनी किताब हो सकती है। एक बेहतरीन किताब लिखी हुई है वो। हाँ, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ था मिक्सिंग। तमाम सोर्स जो नोट्स हैं ना, किताबें जितने भी टीचर्स की बुक्स भी हैं, उनका भी आप वैसे भी आप सोचिए, लॉ में कोई भी दूसरा शख्स कुछ नहीं कर सकता। ये हम आगे लॉ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि लॉ तो जो लिखा है ना, जब लॉ बनता है तो एक अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो इस फुल स्टॉप को रिमूव भी नहीं किया जा सकता। इसको रिमूव करने के लिए लॉ का पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं लॉ को खुद से लिख दूंगा, मैं भी नहीं लिख सकता भाई। लॉ में लिखे हुए एक लफ्ज को नहीं कोई एडिट कर सकता। तो मोर और लेस ये सारी किताबें वो किसी भी टीचर की हो, आई कैप की हो, इनका सोर्स एक ही है। इसीलिए बाद दफा बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये तो टीचर ने वहीं से नकल मार दी। नहीं, नकल नहीं मार दी, लॉ का सोर्स तो सारा एक ही है ना। हाँ, प्रेजेंट करना कि ताकि बच्चा उसको रिटेन कर ले, समराइज बना देना, उसकी कोई सीक्वेंस को बेहतर कर देना। बस जब आपने याद करना है, क्योंकि आप क्लास पढ़ रहे हो तो अब आपको समझने का इशू नहीं है। समझना तो आपने मेरे साथ इन क्लासेस में है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको लॉ 100% समझाऊं। ठीक है ना। तो अब समझने के बाद आपके जिम्मे सिर्फ क्या रह गया, याद करना। अब आपका किताब वो होनी चाहिए जो सिर्फ याद करने का मटेरियल प्रोवाइड करे। जब आप आई कैप की किताब खोलते हैं तो वो समझाने का काम भी कर रही है, याद करवाने का काम भी कर रही है, तो आप कंफ्यूज होना शुरू होगी, आपके लिए प्रॉब्लम आना शुरू होगी। हम कह रहे नहीं नहीं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसका मकसद होगा ये वो पोर्शन है जो सिर्फ अब आपने याद करना है, समझ आपने लेक्चर में लिया हुआ है, तो वो जरा समराइज हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ने चाहा तो आप एंजॉय करेंगे इसको। 2-3 एंगल से एंजॉय करेंगे। एक तो टेक्नोलॉजिकली हम आपको प्रोडक्ट ऐसी प्रोवाइड करेंगे कि आपको असिस्ट कर रही होगी, लॉ पढ़ने में मदद दे रही होगी, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। लॉ के वो तमाम चैलेंजेस जो छोटे छोटे बच्चों को लगते हैं क्यों हो, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे अल्लाह ने चाहा आप सिर्फ आज से 10 लेक्चर के बाद खुद को वैल्यूएट कीजिएगा। पहले 10 लेक्चर आपने कान बंद और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ बस उस पर अमल करना है। आफ्टर 10 लेक्चर आप किसी भी चीज़ से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए, किसी भी जगह से कंपेयर करना चाहते हैं कीजिए, खुद जज कीजिएगा खुद को कि क्या आपका लॉ का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, क्या लॉ अब आपके लिए एक हॉबी बनना शुरू हो गया है, क्या लॉ अब आपको समझ आना शुरू हो गया है। तो आप कहेंगे यस सर हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे चलेंगे। आज की ओरिएंटेशन सेशन था, हम इसको और लंबा नहीं करते। अच्छा जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होगा, हम इस ग्रुप के ज़रिए से भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन के इस ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को अपने को इस्तेमाल करेंगे। और बस एक काम नहीं करेंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अनड्यू मैसेज नहीं डालेंगे। अनड्यू से मतलब है ऐसे मैसेज जिनको आप समझते हैं कि यार इसको शेयर करने से बड़ा सवाब मिलता है, ये मैंने आज 4 लोगों को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करना था, वो वाले मैसेज से परहेज़ करना है।
इसको हम एकेडमिक्स पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप लिखकर, इंग्लिश में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, रोमन न मत लिखिएगा, या वॉइस मैसेज सेंड कर दें, मुख्तसर कोशिश, तमीज़ नहीं बांधनी, मुख्तसर वॉइस मैसेज सेंड कर दें, मैं आपको वॉइस मैसेज में उसका रिप्लाई करूँगा। तो आप मेरे पास ही हैं जनाब, बल्कि हम ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं। क्लास में तो ऐसे होता था ना कि 1 घंटे की क्लास है, क्लास में टीचर से आपने कुछ पूछ लिया, उसके बाद टीचर सारा दिन बिजी है, चला गया है, आप और टीचर कांटेक्ट में तो नहीं थे। अब तो हम 24 आवर्स कांटेक्ट में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आप मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं आपके साथ राब्ते में हूँ। एक ही लेक्चर को आप एक से ज़्यादा मरतबा देख सकते हैं। आप इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर लेंगे, वो ज़रा इंस्ट्रक्शंस आपको आई हुई होंगी ऑनलाइन की पहले से, वो देख लेना। आपने एक डिवाइस पर इन लेक्चर्स में चलना है तो किस डिवाइस पर आपने इनको चलाना है। बेहतरीन काम हो सकता है, आप लैपटॉप पर चलाइए अपने, या डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर हरगिज़ ना चलाएं। तो एक लेक्चर को डाउनलोड कर लें, अब इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, जितनी दफ़ा देखना चाहते हैं देखें जनाब, कोई इशू नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको लेकर चलना है जनाब। तो इंशाल्लाह जी कल से बाकायदा आगाज़ करेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और बाकी का काम आगे चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो कल होती है जी मुलाकात इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच।